हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम करेंगे आरबीएससी की 8वीं क्लास की हिंदी की बुक का 11वां चैप्टर गौ संरक्षण से ग्राम विकास। इसके हम करेंगे प्रश्नोत्तर। तो आइए देखते हैं कि आपका पहला प्रश्न क्या है। पहले प्रश्न है सोचें और बताएं। तो पहला है इसमें भगवान कृष्ण को गोपाल क्यों कहा जाता है। तो भगवान कृष्ण को गोपाल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ग्वाला बनकर गायों की सेवा करने से भगवान कृष्ण को गोपाल कहा जाता है। तो ग्वाला बनकर गायों की सेवा करने के कारण भगवान कृष्ण को गोपाल कहा जाता है। फिर है गौ संरक्षण के बारे में आईने अकबरी में क्या कहा गया है, क्या लिखा गया है। तो आईने अकबरी में लिखा है कि उस काल में गायें प्रायः 20 सेर दूध देती थीं और बैल जो होते थे 24 घंटे में 120 मील की दूरी तय कर लेते थे। सेर दूध देती थी मतलब 20 किलो से ज़रा सा कम। तो आईने अकबरी में लिखा है कि उस काल में जो गाय होती थी प्रायः 20 सेर दूध देती थी एक दिन में, और बैल जो होते थे वो 24 घंटे में 120 मील की दूरी तय कर लेते थे। तो अगला प्रश्न है कि हमें गाय पालती हैं कैसे। तो हमें गाय पालती है कैसे। तो गाय से दूध, दही, छाछ एवं घी मिलता है। कृषि के लिए अधिकांश ऊर्जा गौवंश से ही मिलती है। इस तरह गाय हमें पालती है। फिर है भारतीय गायों की नस्लों के नाम बताइए। भारत में कौन कौन सी नस्ल की गाय पाई जाती हैं। तो भारतीय गायों की प्रसिद्ध नस्लों के नाम हैं हैंगीर, साहिवाल, थारपारकर, राठी, हरियाणवी आदि। फिर है आपका बहुविकल्पी प्रश्न, केवल एक ही है इसमें, जो कि है गाओ विश्वस्य मातरहा। गाओ विश्वस्य मातरहा गाय के लिए ये शब्द कहे किसने कहे। सम्राट अशोक ने, मुगल शासक अकबर ने, ऋषि मुनियों ने या राजा दिलीप ने। तो गाओ विश्वस्य मातरहा ये शब्द गाय के लिए कहे थे ऋषि मुनियों ने। तो 4 ऑप्शन दिए हैं, सम्राट अशोक, मुगल शासक अकबर, ऋषि मुनि, राजा दिलीप। तो आंसर होगा गा वाला, ऋषि मुनियों ने। फिर आपका अगला प्रश्न है, ये है अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न। पहला है हमारी पारिवारिक एवं कृषि संस्कृति का आधार किसे माना है। हमारी पारिवारिक एवं कृषि संस्कृति का आधार किसे माना गया है। तो हमारी पारिवारिक एवं कृषि संस्कृति का आधार गाय को माना गया है। फिर है वेदों में गाय को किस अर्थ में स्वीकारा गया है। तो वेदों में गाय को रक्षणीय, सुरक्षा के योग्य के अर्थ में स्वीकारा गया है। राजा दिलीप ने किस गाय की सेवा की। तो राजा दिलीप ने नंदिनी गाय की सेवा की। फिर है ऋषि वशिष्ठ ने किस गाय की रक्षा की। तो ऋषि वशिष्ठ ने की थी कामधेनु गाय की रक्षा, और जो राजा दिलीप थे उन्होंने नंदिनी गाय की, और ऋषि वशिष्ठ ने की थी कामधेनु गाय की रक्षा। फिर आपके हैं लघु उत्तरात्मक प्रश्न। पहला है सम्राट अशोक ने अपने स्तंभों पर क्या क्या अंकन करवाया। तो सम्राट अशोक ने जो शिला स्तंभ स्थापित किए थे उस पर उन्होंने सिंह, अश्व के साथ ही बैलों का अंकन करवाया। फिर है गाय से प्राप्त द्रव्य पंचगव्य के नाम से जाने जाते हैं, उनके नाम लिखिए। तो ये 5 द्रव्य कौन कौन से होते हैं जिन्हें पंचगव्य कहते हैं। तो पंचगव्य को अति पवित्र एवं रोगनाशक माना जाता है। तो गाय के दूध, दही, घी, गौमूत्र तथा गोबर को पंचगव्य कहते हैं। तो गाय के दूध, दही, घी, गोबर और गौमूत्र को पंचगव्य कहा जाता है। फिर है गौमूत्र के औषधीय उपयोग से ठीक होने वाले रोगों के नाम लिखिए। तो गौमूत्र से, गाय का जो मूत्र होता है उससे असाध्य रोगों के उपचार होता है। मतलब जो असाध्य रोग होते हैं जिनको साधा ना जा सके, जो ठीक नहीं हो पाते, उनको भी इनसे ठीक किया जा सकता है। इसके औषधीय उपयोग से पेट के कीड़े, हृदय रोग, जलोदर, कैंसर, बवासीर आदि रोग ठीक हो जाते हैं। तो गौमूत्र में अनेक औषधीय तत्व पाए जाते हैं। आपके हैं दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न। इसमें पहला है गाय को ग्राम विकास का आधार माना गया है, क्यों। अपने विचार लिखिए। तो गाय को ग्राम विकास का मतलब गांव के विकास का आधार क्यों माना गया है। तो आंसर होगा गाय हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आधार है। तो गाय को पालने से क्या होता है, दूध, दही, छाछ, घी जैसे पोषक तत्व जो हैं, पदार्थ जो हैं वो प्राप्त होते हैं। गाय से ही बैल मिलते हैं जो कि हल चलाने, सामान ढोने और खेती के काम में सहायक होते हैं। गौधन का गोबर जो होता है वो ईंधन बचाने व ऊर्जा उत्पादन में काम आता है। इससे पर्यावरण प्रदूषण कम होता है और गोबर की खाद भी होती है। गौधन को पालने से ग्वालों की दिनचर्या जो है वो अनुशासित रहती है। इससे जीवन पूरी तरह स्वस्थ रहता है
और गौमूत्र जो होता है, गाय का जो मूत्र होता है, उससे अनेक रोगों का उपचार होता है। और एक अनुसंधान के अनुसार हमारे देश को कृषि के लिए 90% ऊर्जा जो होती है वो गौवंश से ही मिलती है। इस तरह गाय है उसको ग्राम विकास का आधार माना गया है। इस तरह गाय को ग्राम विकास का आधार मानना पूर्णतः उचित है, क्योंकि गाय हमें बहुत कुछ देती है। गाय को पालने से दूध, दही, छाछ, घी ये सब मिलता है। गाय से ही बैल मिलते हैं जो कि हल चलाने के काम आते हैं, सामान ढोने के काम आते हैं, खेती के काम में सहायक होते हैं। गाय का जो गोबर होता है उससे क्या होता है, ईंधन की बचत होती है, ऊर्जा उत्पादन कम होता है और प्रदूषण भी कम होता है। और गोबर जो होता है उसकी खाद बन जाती है। तो गायों को पालने से क्या होता है, जो ग्वाले होते हैं उनकी दिनचर्या अनुशासित रहती है, जीवन पूरी तरह से स्वस्थ रहता है। गौमूत्र से अनेक रोगों का उपचार होता है। और एक अनुसंधान के अनुसार हमारे देश को कृषि के लिए 90% जो ऊर्जा है वो गौवंश से ही, गाय के गोबर से ही मिलती है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि जो गाय होती है वो ग्राम विकास का आधार होती है। ये कहना पूर्णतः उचित है। फिर आपका अगला प्रश्न है कि गाय पर एक विस्तृत निबंध लिखिए। तो आंसर होगा कि गाय चौपाया पालतू पशु होता है, मतलब 4 पैरों वाला पालतू पशु होता है। इसका जो शरीर होता है सुगठित होता है। इसके 2 सींग, 2 आँखें, 2 लंबे कान और 1 पूँछ होती है। इसके थन से पौष्टिक दूध निकलता है। यह सूखा चारा एवं हरी घास खाती है और घास चारा खाने के बाद जुगाली या पागर करती है। गाय बहुत सीधी होती है, बच्चों से भी प्यार करती है। गाय को हमारे धर्म ग्रंथों में माता के समान पूज्य बताया गया है। पुराणों में बताया गया है कि गाय के शरीर में सभी देवता रहते हैं। यह सभी को दूध देती है। इसका दूध बालकों के लिए माता के दूध के समान पौष्टिक और सुपाच्य होता है। और इसके दूध में कार्बोहाइड्रेट, वसा तथा विटामिन्स होते हैं। गाय के घी से होने वाले हवन का धुआं जो होता है वो कीटाणु तथा बैक्टीरिया को नष्ट करता है। और जो गाय का गोबर होता है खेतों में खाद के काम तथा ईंधन के काम आता है। इसका मूत्र जो होता है अनेक असाध्य रोगों के इलाज में उपयोगी रहता है। इस प्रकार गाय का हमारे जीवन में अत्यधिक महत्व है। यह गरीबों के परिवारों का पालन पोषण करने में उपयोगी रहती है। इससे खेती और कृषि के कामों में सहायता मिलती है। गाय के बछड़े बैल बनते हैं जो हल चलाने एवं भार ढोने के काम आते हैं। गोधन के मरने पर भी इसका चमड़ा जो होता है वो अनेक चीज़ों को बनाने के काम आता है। तो गाय की उपयोगिता एवं महत्व को देखकर ही हम इसे गौ माता कहते हैं। तो गाय पे हमने अलग से भी निबंध लिखवाया है आपको, तो आपको हम उसका लिंक दे देंगे एंड स्क्रीन पर, तो आप उसको भी देख सकते हैं। तो ये थे आपके चैप्टर के प्रश्न उत्तर। यहाँ तक हमने करवाए हैं दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न। तो इसके आगे के हम करवाएंगे आपको अगली वीडियो में। तो आप इनको अच्छे से समझ कर याद कर लीजिए और हमारे चैनल असहाय एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूला करिए। थैंक यू।